गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 568 यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए। और इस टेस्ट में हम फोकस करने वाले हैं 11th क्लास की एनसीईआरटी के ज्योग्राफी के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज 24 हो गई है, 24 सितंबर 2020। केवल 9 दिन का समय शेष है। 4 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर हैं और केवल उनमें 4 से 5 हज़ार बच्चे ही जो हैं सीरियस हैं, बाकी ऐसे ही हैं। ये दौर ही ऐसे चल रहा है, पढ़ने का मन ही नहीं है। कोविड कोविड कोविड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक संख्या 1 क्या है आज की? निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 स्टेटमेंट के साथ बता दीजिए इनमें से कौन सा करेक्ट है। निहारिका को सौरमंडल का जनक माना जाता है। सौर व क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच स्थित ग्रहों को भीतरी ग्रह मतलब इनर प्लैनेट कहा जाता है। हमारे सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह पट्टी के बाहर अवस्थित ग्रहों को बाहरी ग्रह यानी आउटर प्लैनेट कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है प्रश्न, आपको पता होनी चाहिए क्षुद्र ग्रह पट्टी कौन सी है, क्षुद्र ग्रह किन किन प्लैनेटों के बीच पाए जाते हैं। अलग से प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल निहारिका को सौरमंडल का जनक माना जाता है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। जो क्षुद्र ग्रह पट्टी है ना, उससे इधर वाले या भीतरी ग्रह उसके अंदर जो है वो इनर प्लैनेट हो गए और बाहर वाले आउटर प्लैनेट हो गए। यानी अंदर कौन कौन सा हो गया? बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। और बाहर के कौन से हो गए? ये तो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल और यूरेनस, हाँ बृहस्पति शनि यूरेनस नेपच्यून। प्लूटो तो हटा दिया गया ग्रह की श्रेणी से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो सारे के सारे करेक्ट हैं ये। हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचयन को निहारिका या नेबुला कहा जाता है। अच्छा देखिए, निहारिका को सौरमंडल का जनक माना जाता है। सूर्य तथा क्षुद्र ग्रह पट्टी के बीच अवस्थित बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल ग्रह को भीतरी यानी इनर प्लैनेट कहा जाता है। क्षुद्र ग्रह पट्टी के बाहर स्थित ग्रह कौन कौन से हैं? बृहस्पति शनि यूरेनस और नेपच्यून को बाहरी यानी आउटर प्लैनेट कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन क्या कह रहा है? कथन कह रहा है बुध शुक्र व मंगल को पार्थिव ग्रह कहा जाता है। और कारण क्या है इसका? बुध शुक्र व मंगल ग्रह गैसों से बने हैं, इसलिए कहा जाता है इनको पार्थिव ग्रह। देखिए इनर प्लैनेट है, ये इनर प्लैनेट हैं, क्षुद्र ग्रह पट्टी के अंदर होंगे। तो बुध शुक्र पृथ्वी, पृथ्वी तो है नहीं इसमें, लेकिन बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल जो है वो धातुओं और सेलों के बने हैं, गैसों के नहीं बने हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट हो गया। अब इसमें ऐसा कोई सा विकल्प नहीं है जो पहले स्टेटमेंट को गलत कर सके, क्योंकि हमारा दूसरा गलत हो गया। कोई ऐसा थोड़ी है ना कि दोनों के दोनों गलत हैं, एक गलत है एक सही है। ठीक है, तो इसका उत्तर अपने को क्या मारना पड़ेगा? ऑप्शन नंबर सी, कथन सही है लेकिन कारण गलत है। पहला वाला स्टेटमेंट सही है, बुध शुक्र मंगल ग्रह को पार्थिव ग्रह कहा जाता है। जो आउटर प्लैनेट है ना, आउटर प्लैनेट बृहस्पति शनि यूरेनस नेपच्यून, ये गैसों के बने हैं, ये गैसों का भंडार है, तभी तो जीवन संभव नहीं। देखिए कथन एक सत्य है, दूसरा गलत है। सूर्य और क्षुद्र ग्रह पट्टी के बीच अवस्थित बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल ग्रह को पार्थिव ग्रह कहा जाता है। बुध शुक्र मंगल ग्रह जो है पृथ्वी की भांति ही सेलों और धातुओं से बने ग्रह हैं और अपेक्षाकृत अधिक घनत्व वाले ग्रह हैं, डेंसिटी बहुत ज़्यादा है इनकी, इसी कारण इनको पार्थिव ग्रह कहा जाता है। तो कारण जो है वो गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? कथन सही हो गया, कारण गलत हो गया क्योंकि अन्य 4 ग्रह बृहस्पति शनि यूरेनस नेपच्यून गैसों के विशाल भंडार हैं। इनमें हाइड्रोजन और हीलियम के सघन बादल पाए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए, 2 स्टेटमेंट के साथ। तीसरा प्रश्न है, जुरासिक काल में डायनासोर का विकास हुआ। मूवी देखी होगी आपने जुरासिक पार्क। इस स्थल पर जीवन के प्रथम चिन्ह पौधों और मछली का विकास सिल्रियन काल में हुआ। आपको पता है ना, जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो तप्तता गोला थी, मतलब रक्त तप्त, इतना टेम्परेचर इसका हाई था। धीरे धीरे समय बीता, ठंडी होती चली गई। ठीक है, तो सबसे पहले जीवन कहाँ आया? पानी में।
मछली आई ना, वो कोड आपको याद है? परम, PARAM, परम। मतलब सबसे पहले पिसेज यानी मछली आई, उसके बाद आए एवीज यानी पक्षी वर्ग, उसके बाद रेप्टाइल्स आए, फिर एम्फीबियन यानी उभयचर आए जो जल और स्थल दोनों में चलते हैं, उसके बाद आए आप लोग मतलब मैमल्स, स्तनधारी। तो करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, पृथ्वी के इतिहास काल में डायनासोर का विकास जुरासिक कल्प या काल में हुआ। पृथ्वी के स्थल पर जीवन के प्रथम चिन्ह के रूप में पौधों और पहली मछली का विकास सिल्रियन काल में हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर। कैम्ब्रियन काल में स्थल पर कोई भी जीवन नहीं था। नहीं था क्या? रेंगने वाले जंतुओं और रीढ़ की हड्डी वाले जीवों का विकास कार्बोनिफेरस युग में हुआ। बताइए। बिल्कुल ये करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका आंसर। तो देखिए, कथन एक सत्य है, दो भी सत्य है। पृथ्वी के विकास के इतिहास में कैम्ब्रियन युग में स्थल पर कोई जीवन नहीं था, बल्कि जल में बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीव पाए जाते थे। कार्बोनिफेरस युग में पहले रेंगने वाले जंतुओं और उसके बाद रीढ़ की हड्डी वाले जीवों का विकास हुआ। अब इसको एग्जामिनर ऊपर नीचे कर सकते हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। वायुमंडल है, महासागर है तथा महाद्वीप के बीच जल का लगातार आदान प्रदान किस प्रक्रिया या किन प्रक्रियाओं द्वारा होता है? वाष्पीकरण, आर्द्रता, संघनन, वाष्पोत्सर्जन। बताइए। वायुमंडल में महासागरों प्रक्रिया की बात आ रही है। वायुमंडल, महासागरों तथा महाद्वीपों के बीच जल का लगातार कंटिन्यूसली आदान प्रदान कौन सी प्रक्रियाओं के द्वारा होता है? वाष्पोत्सर्जन जिम्मेदार है इसमें, और इसमें संघनन कंडेंसेशन की प्रोसेस जिम्मेदार है। वाष्पीकरण इसमें जिम्मेदार है। आर्द्रता कोई प्रक्रिया तो है नहीं। 1 3 4 1 3 4 1 3 4 1 3 4 1 3 4 ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, दूसरा वाला गलत है। वायुमंडल, महासागरों और महाद्वीपों के बीच जल का लगातार आदान प्रदान वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, संघनन एवं वर्षा की प्रक्रिया के द्वारा होता रहता है, जबकि हवा में मौजूद जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। ठीक है, तो प्रोसेस ये पता होनी चाहिए आपको, और ये इम्पोर्टेंट है। वायुमंडल में आर्द्रता प्राप्त होती है, कैसे प्राप्त होती है? जलाशयों से, वाष्पीकरण से, पौधों द्वारा वाष्पोत्सर्जन से, सभी से तो प्राप्त होती है। डी हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए, हवा में मौजूद जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। ह्यूमिडिटी किससे नापते हैं इसको? हाइग्रोमीटर, बहुत पूछते हैं। वायुमंडल में आर्द्रता जलाशयों, वाष्पीकरण तथा पौधों द्वारा वाष्पोत्सर्जन से प्राप्त होती है। वायुमंडल में मौजूदा जलवाष्प की वास्तविक मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। ठीक है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प की वास्तविक मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। हवा द्वारा जलवाष्प को ग्रहण करने की क्षमता पूरी तरह से टेम्परेचर पर निर्भर करती है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 स्टेटमेंट है, यहाँ पर बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, जिस तापमान पर जल वाष्पीकृत होना शुरू होता है उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। वायु के तापमान में वृद्धि के साथ जल को अवशोषित करने की क्षमता घटती है। हवा की गति जितनी तीव्र होगी वाष्पीकरण उतना ही धीमा होगा। क्या होगा? देखिए, वायु के तापमान में वृद्धि के साथ जल को अवशोषित करने की क्षमता घटती नहीं, बढ़ती है। अपनी टी शर्ट धुलिए, दिसंबर के महीने में डालिए, जनवरी के महीने में डालिए, सूखेगी नहीं, 3 दिन तक पड़ी रहेगी। लेकिन यही चीज़ मार्च अप्रैल में डाल के देखो तो ज़रा, पानी इतना कम है हवा में क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। जैसी टी शर्ट डालोगे तुरंत खींचेगा उसको, एकदम सुखा देगा। फिर क्या होगी? मांग तो बढ़ेगी ना, घटेगी थोड़ी। गलत है स्टेटमेंट दूसरा वाला। हवा की गति जितनी तीव्र होगी वाष्पीकरण उतना ही तेज होगा। ये दोनों के दोनों ब्लंडर मिस्टेक हैं, केवल पहला सही है। तो कथन एक सत्य है। वाष्पीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जल द्रव से गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है। वाष्पीकरण का मुख्य कारण क्या है? ताप है। जिस तापमान पर जल वाष्पीकृत होना शुरू होता है उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। दूसरा गलत है, तीसरा गलत है, दूसरा गलत है, क्योंकि वायु के अंश में जल को अवशोषित करने एवं धारण करने की क्षमता तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ती है। उसी प्रकार यदि आर्द्रता कम हो तो हवा में नमी को अवशोषित करने की कमी
नमी को अवशोषित करने तथा धारण करने की क्षमता घटती है। तीसरा गलत है, क्योंकि हवा की गति संतृप्त परत को असंतृप्त परत के द्वारा हटा देती है। इस प्रकार हवा की गति जितनी तीव्र होगी, वाष्पीकरण भी उतना ही तेज होगा। तेज होगा, तीव्र होगा। वहाँ लिखा था धीमा, इसलिए गलत है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। संघनन यानी कंडेंसेशन की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किन से प्रभावित होती है? हवा के आयतन से, टेम्परेचर से, दाब से, आर्द्रता से। संघनन बादल आर्द्रता से तो होती है, दाब से भी होती है, टेम्परेचर तो हवा का आयतन, बिल्कुल सारे के सारे हैं 1 2 3 4 डी। तो देखिए, स्वतंत्र वायु में छोटे छोटे कणों के चारों ओर ठंडा होने के कारण संघनन होता है तथा इन छोटे छोटे कणों को संघनन केंद्रक कहा जाता है। खासकर धूल, धुआं और महासागरों के नमक के कण अच्छे केंद्रक होते हैं। कौन? धूल, धुआं और महासागरों के नमक के कण, क्योंकि वे पानी को अवशोषित करते हैं। क्या करते हैं? क्योंकि वे पानी को अवशोषित करते हैं। संघनन उस अवस्था में भी होता है जब आर्द्र वायु कुछ ठंडी वस्तुओं के संपर्क में आती है तथा उस समय भी होता है जब तापमान औशांक के नीचे चला जाता है। नीचे नहीं, नज़दीक होता है। देखिए, संघनन हवा में आयतन, टेम्परेचर, दाब और आर्द्रता से प्रभावित होता है, इसलिए सभी सही है। इम्पोर्टेंट है ये। संघनन हवा के आयतन से, ताप से, दाब से और आर्द्रता से प्रभावित हो रहा है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी ओस के बनने के लिए उपर्युक्त दशाएं हैं? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है और काफ़ी पकाऊ भी, क्योंकि शांत की जगह तीव्र हवा कर देगा तो उल्टा पुल्टा हो जाएगा। उच्च सापेक्ष आर्द्रता की जगह निरपेक्ष आर्द्रता कर देगा। ठंडी लंबी रातें की जगह छोटी लंबी रातें कर देगा। बहुत चारों में उल्टा पुल्टा किया जा सकता है इसमें। बादल युक्त आकाश की जगह स्वच्छ आकाश कर देगा। बताइए फिर बादल कैसे, ओस कैसे बनेगी? ओस बनने के लिए शांत वायु चाहिए, बिल्कुल शांत हवा चाहिए। तीव्र चलेगी तो ओस तो कहाँ गायब हो जाएगी ना, सूख जाएगी। उच्च सापेक्ष आर्द्रता चाहिए, ये भी सही है। ठंडी लंबी रातें, ठंडी चाहिए या शुष्क चाहिए? शुष्क होगी तो ओस की बूंद सूख नहीं जाएगी। बादल युक्त आकाश नहीं चाहिए, स्वच्छ आकाश चाहिए। बादल युक्त आकाश होगा तो नीचे क्या हो जाएगा? गर्मी बन जाएगी ना, फिर क्या होगा? गर्मी हो जाएगी, फिर ओस कहाँ बचेगी? तो 2 3 4 2 3 4 2 3 4, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, जब आर्द्रता धरातल के ऊपर हवा में संघनन केंद्रकों पर संघनित ना होकर धरातल पर किसी ठोस वस्तु जैसे पत्थर के ऊपर देखी आपने, उस घास के ऊपर देखी, पौधों की पत्तियों के ऊपर देखी जो ठंडी होती हैं, ठीक है, देखिए ना, तो इन सभी की सतहों पर पानी की बूंदें जो हैं ओस के रूप में जमा होती हैं, तब इसे ओस का नाम दिया जाता है। अच्छा, इसके बनने के लिए सबसे उपयुक्त दशाएं हैं स्वच्छ आकाश, शांत वायु, उच्च सापेक्ष आर्द्रता तथा ठंडी लंबी रातें। इसे रटना मत, इसे सोचना अपने माइंड में कि आप देख रहे हो ओस एक पत्ते के ऊपर। तो साफ आकाश चाहिए इसके लिए, हवा शांत चाहिए, तेज होगी तो सूख जाएगी, और ठंडी लंबी रातें चाहिए, शुष्क रातें नहीं चाहिए, उच्च सापेक्ष आर्द्रता चाहिए। इसको चाहो तो रट सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित प्रकार के बादलों में आकाश में सबसे अधिक ऊंचाई पर कौन सा बादल होता है? बताइए। पक्षाप मेघ, स्तरी मेघ, कपासी मेघ, वर्षा मेघ। देखिए, ये 8,000 से 12,000 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद होते हैं। पक्षी के पंखों की तरह बिखरे होते हैं और अधिकतर मतलब केवल सफ़ेद रंग के ही होते हैं। तो ये हो गए पक्षाभ मेघ, ऑप्शन नंबर ए। इनको मैंने बताया भी था एक ट्रिक से, बहुत पहले कभी सॉल्व कराया था, शायद 2019 वाली टेस्ट सीरीज़ में कराया था, कि पक्षी आपने देखा होगा, चील वगैरह जो होती है इतने ऊंचे में उड़ती है, बहुत ऊपर उड़ती है, कभी कभी तो प्लेन से, हेलीकॉप्टर से, हवाई जहाज़ से भी ऊपर उड़ती है वो। तो उस चीज़ को देखिए कि कितनी ऊपर उड़ता है पक्षी, तो पक्षाभ सबसे ऊपर, इस तरह से इसको याद कर लेना। तो देखिए, पक्षाभ मेघ सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले बादल हैं। पक्षाभ मेघों का निर्माण 8,000 से 12,000 मीटर की ऊंचाई पर होता है। ये पतले तथा बिखरे हुए बादल होते हैं जो पंख के समान प्रतीत होते हैं, ठीक है।
ये हमेशा सफ़ेद रंग के होते हैं। तो ये 10 प्रश्न थे इम्पोर्टेंट, अच्छे से इसका रिवीजन कम से कम एक बार तो कर ही लीजिएगा। धन्यवाद।